आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में आज हम मौलिक अधिकार का ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिट एवं रिट के प्रकार। जब आपके मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो आप अपनी आप बीती किससे कह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो आज हम रिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का जो PDF होगा आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्विज हम डालते रहते हैं, आप उसको वहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ रिक्वेस्ट सबसे यही है कि आप प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला सवाल है। इसके पहले का सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है ना। 22 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान निर्माता ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? कहने का मतलब है कि कई सारे इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। इस अनुच्छेद में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं उसका हृदय कहा है? तो देख सकते हैं कितनी बार प्रश्न आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 32। कई बार प्रश्न में आ चुका है कि संविधान की आत्मा या संविधान किसे कहा गया है? संविधान निर्माता ने इसको कहा है। ये है अनुच्छेद नंबर 32। संविधान निर्माता किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक बात याद रखिएगा, प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये किया गया था 29 अगस्त 1947। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा पॉइंट, है ना। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसे संविधान के निर्माता कहा जाता है, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और कुछ इसमें हम लोग पढ़ें तो आप क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से और क्या 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 लिया गया है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की व्यवस्था, महाभियोग की प्रक्रिया भी लिया गया है अमेरिका से। और साथ ही साथ में वित्तीय आपातकाल, याद रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। आप कहोगे सर आपातकालीन तो जर्मनी से लिया गया है। मेरे दोस्त, वो राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। आई होप कि आपको फंडा क्लियर होगा। आगे चलें। ठीक है, और फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में है? आपका जवाब होगा सर भाग 3 में है। कितने अनुच्छेद से कितने तक? सर 12 से कितने तक? 35 तक। आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर होंगे मेरे दोस्त। और इसका पोस्टमार्टम कर दें। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। क्या है मेरे दोस्त? विधि के समक्ष समता। 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता। आप जो चाहे वो अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हैं, आप पूरे भारत में आबाद संचरण कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप बिना हथियार के युद्ध को 19 के अंतर्गत क्या है? बिना हथियार के आप बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, आप भारत में आबाद संचरण कर सकते हैं, भारत के किसी भी भूभाग में आप बस सकते हैं, आप भारत में अपनी जीविका उपार्जन के लिए आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो जीविका अनुच्छेद 23 और 24 का उल्लंघन न करता हो। तो कहेंगे सर 23-24 में ऐसा क्या है? तो मेरे दोस्त 23 में है कि बालात श्रम एवं मानव का बेकार आप नहीं करवाओगे। 24 में क्या है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे आप कल कारखानों में काम करने के लिए नहीं दबाव बनाओगे, प्रेशराइज नहीं करोगे। ठीक है,
356 में क्या है मेरे दोस्त? 356 में आपको पता होगा कि आपातकाल, आपातकाल कौन से में है? भाग 18 में क्या है? आपातकाल। 352, 356, 360, अरे याद कर लो, पेपर में पूछा जाता है। 352 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। ये आपातकाल किस भाग में लिया गया है? आपातकाल किस भाग में है? आप कहोगे सर भाग 18 में है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। आई होप इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होगा और इस पूरे सवाल का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद नंबर 32। ठीक है, आगे चलें। तेईस नंबर का सवाल देखिए कि निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया? मेरे दोस्त, जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भाग 3 में हैं, अमेरिका से लिया गया है, इस फंडामेंटल राइट्स को संरक्षण कहाँ से मिलता है? हमने कहा कि आपको संरक्षित, आप अपने आप को स्वतंत्र या आपके सुरक्षा महसूस कब करते हैं? बताइए। जब आपके घर वाले आपके साथ हों, आपके ऊपर आपके बड़ों का आशीर्वाद रहे, आपके ऊपर बड़ों जितने भी आपसे बड़े हैं वो आपका ध्यान रखते हों, आप अपने आप को क्या महसूस करेंगे? संरक्षित महसूस करेंगे। तो आपके जो मौलिक अधिकार मिले हैं, चाहे समता का अधिकार हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ, धार्मिक अधिकार हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ, इन सब अधिकार कब आपको संरक्षित कब माने जाएंगे? जब इसका कोई न कोई देख रेख करता हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास समता का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जी बिल्कुल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये है 29 और 30 में। अरे याद कर लीजिए, हमने पढ़ा रखा है आपको 29, एक सेकेंड, सॉरी, चलिए, ये क्या था हमारे पास? अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार कब कितने से कितने तक है? 14 से लेकर के 18 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? 23, 24। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अभी हमने बताया कि अनुच्छेद नंबर 32, बिना देर किए आप टिक कर देंगे। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 23 की बात करें, 23 की बात हमने अभी बताया कि जो बालात श्रम है, बालात श्रम एवं मानव दुर्व्यापार निषेध है। मतलब आप मानव की आप तस्करी नहीं कर सकते, देह व्यापार नहीं कर सकते, जिस्म फरोशी नहीं कर सकते, खरीद बेच नहीं कर सकते इंसानों का। ये आर्टिकल 23 में है। 24 में क्या है कि जो 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे हैं उनको कल कारखानों में आप काम करने के लिए नहीं भेजोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 123 में क्या है? राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। याद कर लेना, 123 में राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। आगे चलें। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं, ठीक है ना, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? मूल अधिकारों का उल्लंघन का मतलब क्या हुआ? यदि हमने कहा कि मुझे अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार, अपने खुशियाँ इम्प्रेशन करने का अधिकार है, उसे जाहिर करने का अधिकार है, हमें अपने घर वालों के प्रति स्नेह और ममता दिखाने का अधिकार है। मैं खुल के बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं मम्मी से अपने बहुत प्यार करता हूँ, अपने घर वालों के लिए ये कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने बहन के लिए कर सकता हूँ, मेरे अपने पूरे समाज के लिए कर सकता हूँ। यदि कोई इस पर आप ऐसा बोल रहे हैं, तभी एक लोग आया और आपको 2 थप्पड़ मार दिया, कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपके जो मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 19 के तहत आप जो बोल रहे थे, इसका तो उल्लंघन हुआ, तो आप तुरंत न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय कहाँ? या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षण करता है, हाई कोर्ट 226 के तहत। मेरे दोस्त ये दोनों 1, 2, 3 सब प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, ध्यान से सुनना। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो ना, ध्यान से सुनना। तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पे अनुच्छेद 32 के तहत आपको संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। हाई कोर्ट 226 के तहत आपको संरक्षण प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद में आपको विधि के समक्ष समता है ना, बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो जितने सारे अधिकार मिले हैं उनका हनन होने पे आप तुरंत जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्या हुआ कि आपसे कोई छुआछूत करने लगा, कहा कि नहीं तुम काले हो, तुम इस जात के हो, तुम हमारे घर में नहीं आ सकते, ये मेरी दीवार नहीं छू सकते, ऐसा यदि आपके साथ कोई बर्ताव करता है तो आप तुरंत बिना कहे आप जाइए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आपको कोई नल पे पानी नहीं पीने दे रहा है क्योंकि आप SC ST हो, आप दलित समूह के हो, आपको कोई नीचे फल तोड़ने नहीं दे रहा है, सड़क पे नहीं चलने दे रहा है, आपको कोई पानी नहीं पीने दे रहा है अपने कुआं से, आप तुरंत जाइए। तो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होगा आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा आपकी। तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। तो आई होप यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिमाग में रख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा है। इसके बिना पूरे मौलिक अधिकार निरर्थक है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि मतलब चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 28 में क्या है? आपको पता होगा कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है कि अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 के तहत आप किसी भी धर्म को माने या न माने, ये आपका व्यक्तिगत राय है। हम नहीं कह सकते कि आप ईसाई धर्म अपना लीजिए, हम नहीं कह सकते आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, हम नहीं कह सकते आप दुर्गा माँ को मानिए, हम नहीं कह सकते आप भगवान श्री राम को मानिए, हम नहीं कह सकते भगवान श्री विष्णु को मानिए। ये धर्म को मानने न मानने का, किसी भी देवी देवताओं को, किसी भी मजहब को मानने न मानने का आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, वहाँ पे हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारा भारत, हमारा संविधान सभी धर्मों का आदर करता है, धर्मों के साथ तटस्थता की व्यवस्था बर्ताव करता है। तो 25 में कहा गया कि आप किसी भी प्रकार का जो धर्म है राज्य मानने न मानने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। 26 में कहा गया कि आप कोई धर्म, यदि जैसे हिंदू धर्म चल रहा है, हिंदू धर्म या फिर कोई भी धर्म चल रहा है, कोई आश्रम चल रहा है, तो उनको अपने समुदाय का विस्तार करने के लिए धन अर्जन करने का अधिकार उनका होगा, लेकिन राज्य उनको धन अर्जन करने के लिए कोई टैक्स वैक्स नहीं देगा। 28 में कहा गया है कि जितने भी सहायता प्राप्त सरकारी स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी अनुच्छेद 28 के तहत। 29 में कहा गया है जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, किसी भी राष्ट्र में दो तरह के लोग हो सकते हैं। यदि 100% यदि माने, किसी आबादी को 100% माने, तो जिसकी आबादी 50% से अधिक है वो बहुसंख्यक होंगे, जिनकी आबादी 50% से कम होंगे वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। यदि इनमें से आप कोई मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे तो आपने फार्म भरते समय आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, ठीक है। तो मतलब 50% से यदि अधिक जनसंख्या है तो बहुसंख्यक है, 50% से कम है तो अल्पसंख्यक है। इसका मतलब साफ आपको दिख रहा होगा कि जो बहुसंख्यक वर्ग है अल्पसंख्यक को कभी भी दबा सकता है। इस बात का खतरा संविधान निर्माताओं को पहले से ही था, इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 29 और 30 लिखा। और अनुच्छेद 29 में उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी भाषा शैली, रहन सहन, जीवन जीने का तरीका, उनका पढ़ने का तरीका, उनका लिपि, संस्कृति, रहन सहन, गान, नित्य गान, खान पान, सब कुछ उनको संरक्षित करने का अधिकार होगा। कोई मुस्लिम नमाज पढ़ रहा था, आप ये नहीं कह सकते भाई आप नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े जाओगे तो वो तुरंत जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा कि महोदय, जहापना, हमारा अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको संरक्षण प्रदान करेगा।
और यही नहीं, अनुच्छेद 30 में कह दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उनको अपनी मातृ शिक्षा में, मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने स्कूल कॉलेज को भी खोल सकते हैं। मतलब कि संस्थाएं, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय खोल सकते हैं। ठीक है, उनका ये फंडामेंटल राइट्स है। अनुच्छेद 21 में क्या कहें, एक अनुच्छेद 21 के तहत आपको मिला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब कि जीवन जीने का अधिकार, व्यक्ति के गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। आप अपने समुदाय के अनुसार से, अपने समाज के अनुसार जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी का मतलब ये नहीं है कि आप समाज राष्ट्र की एकता और अखंडता को खत्म कर दें, ऐसा नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि यदि हमने कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो भारतीय संविधान भी हमें ये अनुमति देता है, क्योंकि ये मेरे जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास अनुच्छेद नंबर 32। ठीक है, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे रीट जारी करने की शक्ति है। तो मेरे दोस्त, हमने बताया कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप कहीं पूजा पाठ कर रहे थे, आपके पूजा पाठ को किसी ने बाधा पहुंचा दिया, आपको लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप जाएंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहेंगे महोदय मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया है, मुझे बचा लीजिए, मेरे प्लीज़ मौलिक अधिकारों को वापस करवा दीजिए, दिलवा दीजिए। तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हो। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत आपको संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका मतलब, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, बाकी ये सब न्यायालय नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, और ये रीट होता है 5 प्रकार के। ठीक है, ये मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए। यदि याद नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर दिक्कत है। ऐसा नहीं कि आप एक सवाल लेके आए, रैपिड फायर क्वेश्चन चल रहा है, एक सवाल लेके आए, टिक करके आगे बढ़ गए। आप उसके, यदि आप मोती चाहते हो तो आप समुद्र के तह तक जाओ। तह तक नहीं जा पा रहे मेरे दोस्तों, आपको हमेशा 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुका होगा। एक बात सत्य है कि यदि आप वीडियो देख रहे हो तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप एक बार मेरी तरफ से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि मेरी पहली नौकरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसे भी आप रट लीजिएगा बिल्कुल से। रीट कितने प्रकार के होते हैं? रीट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये बिल्कुल से आप याद कर लीजिए। रीट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। रीट 5 प्रकार के होते हैं। अब इन रीट पर आधारित प्रश्न हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता दूंगा, वहीं पे मैं समझा दूंगा कि ये सब रीट क्या क्या होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रीट जारी नहीं किया जा सकता? तो हमने क्या कहा था कि परमादेश रीट होता है, प्रतिषेध रीट होता है, उत्प्रेषण होता है, आदेश रीट नहीं होता। और क्या है बाकी 5? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है मेरे दोस्त? बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। और एक क्या है? अधिकार परीक्षा। तो 1 2 3 4 5 प्रकार के रीट आपके हो गए। तो आदेश हमारे पास जारी नहीं किया जा सकता। कौन जारी करता है? या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से संभव है? मेरे दोस्त, यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से अपने हिरासत में ले लेती है, तो उनके परिजन उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास गुहार लगाते हैं कि महोदय, गलत तरीके से किसी व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है, मेरे परिजन को हिरासत में ले लिया गया है, कृपया मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। तो सशरीर, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय रीट जारी करता है और आदेश देता है उस पुलिस को, उस थाने में, कि उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए।
मेरे समक्ष सशरीर प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय उसका पुनर्विलोकन करेगा कि गिरफ्तारी या जब पुलिस हिरासत में ली है, क्या यह सही है या गलत, इस बात का निर्णय न्यायालय लेगी। तो इस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पे उच्च न्यायालय हमें रक्षा प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब कि जब दोषपूर्ण तरीके से पुलिस आपको हिरासत में ले ले, तब जो रिट जारी करके उच्चतम न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाता है, वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बाकी 3 क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। निम्न में से किस रीट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया है, एसएससी एलडीसी, एसएससी एमटीएस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमने कहा था ना, जैसे हमारे पास ये देखो उच्चतम न्यायालय का मैंने फोटो लगा रखा है, सत्यमेव जयते, जहां पे सही और गलत में बिल्कुल दूध की तरह साफ साफ फर्क होता है, ये हमारा उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो उस उच्चतम न्यायालय के पास जो शक्ति है वो सुप्रीम हाई है एकदम, क्योंकि हमारे भारत के संविधान की यह विशेषता है कि हमारे भारत संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसका मतलब कि न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि हमारे सामाजिक तंत्र में आप देखेंगे, संवैधानिक तंत्र में देखेंगे तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसमें न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष है, इसके किसी के अधीन नहीं है। तो जो परमादेश रीट, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट होता है, वो इसे स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है? देखिए, हमने कहा कि यदि हमारे पास ये चिंटू है, चिंटू गलत नहीं किया है या चिंटू गलत किया है तो पुलिस उसको अरेस्ट की है, तो अपना कोई उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट नहीं जारी होगा। यदि चिंटू ने कोई गलती काम नहीं किया है, पुलिस उसको हिरासत में ले ली है, तो सशरीर प्रस्तुत किया जाए, आप तुरंत जाएंगे, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे महोदय मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया हुआ है, मुझे बचा लीजिए। मौलिक अधिकार, और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तुरंत आदेश देगा उस थाने प्रभारी को कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए कि चिंटू की गलती क्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोषपूर्ण पुलिस हिरासत लेने पर, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे दोस्त। आगे चलें। बत्तीस, निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको उसके पास प्राधिकार नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी होंगे या कोई फर्जी होता है जो अधिकारी भी नहीं होता, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के वसूलने लगा टैक्स, या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो पुलिस नहीं होते, पुलिस बन के लगते हैं, पुलिस वाला हरकतें करने लगते हैं। कोई टीटी नहीं रहता ट्रेन में, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, टिकट चेक करने लगता है। और आप ठहरे बेवकूफ़, हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, तुरंत टिकट रहता है तो दिखाते हैं, नहीं रहता है तो कहते हैं साहब नहीं है, और वो बढ़िया से पैसा काट के चला जाता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा कितने लोग के पास हुआ होगा कि टीटी नहीं होगा फिर भी वो पुलिस होगा, लेकिन आपका टिकट चेक किया होगा। तो वह उसका कार्य अधिकार क्षेत्र के में नहीं है, उसका अधिकार में है ही नहीं कि वो टिकट चेक करे। कोई इंजीनियर है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आ जाऊँ ट्रेन में आपका टिकट चेक करने लगूँ, क्या मेरा अधिकार है ये? तो उस व्यक्ति को रोका जाता है जिसको करने के उसके पास कोई अधिकार नहीं है, तो उसे कहते हैं हम अधिकार परीक्षा, ठीक है। मतलब जैसे ये हम हो गए, है ना, हम इसमें बिजली विभाग में इंजीनियर हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैं जाके क्या करूं कि जहां गलत सही हो रहा है, जहां पे एक पुलिस का काम था वो काम मैं करने लगूं, तो क्या होगा, मुझे रोका जाएगा।
या कोई ऐसा बड़े स्तर पे अधिकारी है जो कि उसको करने का वो अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रहा है और किसी को पता चल गया, आपको पता चलता है कि हाँ ये इसका अधिकार नहीं है, तुरंत आप जाओगे, तुरंत खटखटा दरवाजा खटखटाओ, किसका? न्यायालय का। माननीय न्यायालय क्या करेगा कि आपके मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाएगा और वो रिट जारी करेगा। उस रिट का नाम हो अधिकार परीक्षा। ये तुरंत मैसेज इस व्यक्ति के पास आएगा और कहा जाएगा भाई ये तो आपके काम करने का अधिकार ही नहीं है, आप कैसे कर रहे हो। ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए उसके पास आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से रोका जा सकता है? ठीक है, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने बता दिया कि जब चिंटू ने गलती नहीं किया था फिर भी पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, तो न्यायालय ने कौन सा रीट जारी किया था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकार परीक्षा कब जारी किया गया था? चिंटू इंजीनियर था लेकिन लगा था टिकट चेक करने, रेलवे में इंजीनियर था, लगा टिकट चेक करने, तो कौन सा रीट जारी होगा? अधिकार परीक्षा। बस जस्ट याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सार्वजनिक आधिकारिक या अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते? मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा रीट ऐसा रीट है जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जारी करता है? किसके लिए? एक सार्वजनिक अधिकारी के लिए, लोक सेवा अधिकारी के लिए। लोक सेवा बोले तो IAS PCS, प्रशासनिक सेवा में जिसमें जैसे BDO हो गया। और अधीनस्थ न्यायालय जो जिला स्तर पे न्यायालय हैं, वो यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अपने जो सत्यनिष्ठा के साथ जो कार्यशैली होता है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। उस रिट का क्या नाम है? इस रिट का नाम है मेरे दोस्त परमादेश। आदेश के ऊपर क्या आदेश? परमादेश, परम आदेश। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश है कि उस IAS PCS को कटघरे में खड़ा किया जाए और उससे पूछा जाए क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्यों नहीं तुम काम कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार तो ये था उस वंचित, उस गरीब वर्गों के प्रति सहानुभूति दिखाने का, उस गरीब और वंचित वर्गों के प्रति दया भाव रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तो इस रिट के माध्यम से, परमादेश रिट के माध्यम से उस प्रशासनिक अधिकारी या जिला स्तर के न्यायालय को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और उस लोक सेवक का, वो अधीनस्थ न्यायालय का जवाबदेही बनता है। तो इस रीट के माध्यम से, परमादेश रीट के माध्यम से सार्वजनिक अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है जो लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। याद रहे, ये जो रीट होता है केवल सरकारी व्यक्तियों के लिए ही जारी किया जा सकता है। इस समय रीट आपके ऊपर नहीं जारी किया जा सकता। आप स्टूडेंट हैं, अभी मेरे ऊपर जारी किया जा सकता है। मुझसे पूछा जाएगा क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुम्हारे? तुम्हें जब सैलरी सरकार गवर्नमेंट दे रही है, तुम अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे हो, बिजली क्यों नहीं बना रहे हो? तो ये होता है परमादेश। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे चलें। अधिकार परीक्षा समझ में आ गया कि चिंटू TT था, चिंटू इंजीनियर था बिजली विभाग में, लेकिन चला गया क्या करने? रेलवे में टिकट चेक करने। उसका अधिकार था ही नहीं। न्यायालय कहा ए रुको, क्या कर रहे हो ये? तो अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, चिंटू ने गलती नहीं किया था लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा ए चिंटू यू आर अंडर अरेस्ट, अरेस्ट कर लिया पुलिस। तो इस तरह से हमारा तीनों 1 2 3 हमने कर लिया। ठीक है, आगे चलें। तो यह देख सकते हैं मैंने, परमादेश रीट के माध्यम से न्यायालय द्वारा केवल किसी लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय आदि को अपना कर्तव्य पूरा करने का आदेश देता है जिसे उससे इनकार कर दिया जाता है। यह रीट सरकारी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है, केवल या फिर संस्था या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, चलते हैं। नहीं समझ आता बता दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा। 35 की बात करें तो परमादेश रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस के लिए जारी किया जाता है? तो परमादेश रीट परम आदेश, आदेश के ऊपर आदेश है ना। जैसे होता है ना कि कोई SDM है, आदेश दे रहा है,
तो वो आदेश हुआ, उसके ऊपर जो सीनियर होगा, जो सबका सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसका आदेश क्या होगा? परमादेश होगा, उसको मानना ही मानना पड़ेगा। तो होता है परमादेश। किसके लिए जारी होता है? केवल सरकारी कर्तव्यों को करने के लिए। सरकारी कर्तव्य को करने के लिए कौन सा आदेश जारी करता है न्यायालय? परमादेश। ठीक है, और बाकी इन सबको पढ़ लेते हैं। देख, प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट को भंग करना, ये भी नहीं है। मजदूरी, कंपनी की मजदूरी को बढ़ाना के लिए, ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के लिए, ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, 36 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा रीट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? केवल लोक प्राधिकारी, इसका मतलब सरकारी व्यक्ति, लोक सेवक, IAS, PCS, इनकम टैक्स ऑफिसर, BDO, जितने भी मतलब प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनके विरुद्ध जारी किया जाएगा। वो क्या होगा? परमादेश। बंदी प्रतिष्ठित क्लियर हो गया, अधिकार परीक्षा भी क्लियर हो गया, परमादेश भी क्लियर हो गया। ठीक है, इनमें से कौन सी रीट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जा सकती है? देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि न्यायिक निकाय, जब भी न्यायिक निकाय की बात आएगी तो न्यायिक निकाय के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है, उत्प्रेषण। ठीक है, परमादेश लोक सेवक और न्यायिक अधीनस्थ न्यायालयों के लिए भी जारी किया जा सकता है, लेकिन उत्प्रेषण मतलब होता है सूचना देना, सूचना देना। ठीक है, तो ये न्यायिक निकाय के लिए जारी किया जा सकता है क्या? उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा बता दिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये भी मैंने बता दिया। ठीक, आगे चलते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय? आपका जवाब होगा सर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत, है ना। और 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप फंडा क्लियर होगा। ठीक है, ये लास्ट वाला है आज का मेरे दोस्त। देखो, वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ पहले लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे दोस्त, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? सुरक्षा बल कर्मियों, है ना, तो एक इसको एलिमिनेट कर देते हैं आपके सामने। कभी कभी आपको सवाल ना आए तो एलिमिनेशन देखिए कैसे करते हैं, मैं कैसे करता था पेपर में। 21 क्या है हमको पता है, 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। 23 में क्या है? बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यापार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम एलिमिनेट करने के साथ साथ भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप पढ़ो मत, बस एलिमिनेट करते करते ही रह जाओ। भैया हमको ये 4 और 3 ऑप्शन पता है तब मैं एलिमिनेट कर पाया। ठीक है, तो आपको जब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसका जब आपके पास नहीं होगा तो भी उसको आप अच्छे से एकदम 100% सही करके चले आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिनअप कीजिए, और मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि हाँ कैसे तैयारी करना है, हाउ टू टेक इट राइट एक्शन पर्टिकुलर दिस माई कैरियर। यदि आपकी ज़िंदगी है, आपका भविष्य है, आपको सर्विस करना है, आप लड़ रहे हो अपने आप से, तो प्लीज़ एक बार इस तरह से पढ़ाई करके देखो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।